हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार मिश्रा आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। जो पार्ट हमारा नाउन का रह गया था उसको कंप्लीट करने के लिए आइए बिना देर किए हुए हम उसको कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने कल फर्स्ट रूल पढ़ा था कि भाई अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जो भी हमने समझा है, अब उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो रूल नंबर 2 है हमारा, द फॉलोइंग नाउन्स आर यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स। बेसिकली क्या है, रूल नंबर 2 में दो पार्ट बना रखे हैं हम। तो पहले पार्ट के बारे में पहले चर्चा कर रहे हैं। ये जो नाउन है आपके, जैसे कैटल है, जेंट्री है, पीजेंट्री है, क्लर्गी है, मेजोरिटी है, पुलिस है, या एक और होता है पोल्ट्री। तो ये जो हमारे नाउन हैं इनको हम प्लूरल कंसीडर करते हैं, है ना। और चूंकि प्लूरल कंसीडर करते हैं तो इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, है ना। मीनिंग भी समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। कैटल का मतलब क्या होता है? मवेशी, जानवर एक साथ जो होते हैं। जेंट्री क्या होता है भाई? जेंट्री होता है ग्रुप ऑफ एलिट पीपल। ग्रुप ऑफ एलिट पीपल आपने सुना होगा ना, एक हिंदी में शब्द होता है कुलीन घराने के लोग। वो जो कुलीन घराना होता है या हाईएस्ट क्लास के जो लोग होते हैं वो एक साथ क्या कहलाते हैं? हमारे जेंट्री। पीजेंट्री की बात करें तो पीजेंट्री जो होता है, पीजेंट्री का हमारा मतलब होता है पुअर फार्मर्स, गरीब किसान या मजदूर। ये क्या कहलाते हैं? हमारे पीजेंट्री। क्लर्गी की बात करें तो क्लर्गी का मतलब क्या होगा? रिलीजियस लीडर्स। ये रिलीजियस लीडर्स या धर्म से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो एक साथ क्या कहलाएंगे? हमारे क्लर्गी। मेजोरिटी का मतलब बहुमत। पुलिस का मतलब आप जानते हैं पुलिस। और पोल्ट्री का मतलब मुर्गे या मुर्गियां। तो ये जितने नाउन है हमारे, चाहे वो कैटल हो, जेंट्री हो, पीजेंट्री हो, क्लर्गी हो, मेजोरिटी हो या पुलिस हो, इन सबको हम प्लूरल काउंट करेंगे और इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा इसी का पॉइंट देखते हैं, इसी रूल का सेकंड पॉइंट। द फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन्स, ये जो कलेक्टिव नाउन हमने लिखे हैं जैसे कि कमेटी, ज्यूरी, काउंसिल, मिनिस्ट्री, फैमिली, हाउस, ऑडियंस, टीम, स्टाफ। अगर ये जो कलेक्टिव नाउन हमने लिखे हैं फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे हम कब? व्हेन दे एक्सप्रेस, जब ये बताते हैं यूनिटी। यूनिटी मतलब समूह, ग्रुप, एकता के सेंस में, या यहां पर लिखा भी है ग्रुप के सेंस। तो अगर ये जो कलेक्टिव नाउन हमने बाद में लिखे हैं, कमिटी, ज्यूरी, काउंसिल, मिनिस्ट्री, फैमिली, हाउस, अगर ये एक ग्रुप का सेंस देंगे तो इनके साथ कैसा वर्ब लगाना है हमने? सिंगुलर। अच्छा, इसमें जो हाउस का यूज किया है, इस हाउस का मतलब आपके अपर हाउस, जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, और लोअर हाउस को हम लोकसभा कहते हैं, उनके सेंस में यूज होता है। ठीक है, तो अगर ये एक ग्रुप का सेंस देंगे तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। और बट इफ दीज नाउन्स, पर अगर ये नाउन एक्सप्रेस मेंबर्स या मेंबर्स का सेंस देते हैं ये नाउन, दे आर फॉलोड बाय, तो इनके साथ फॉलो होगा प्लूरल वर्ब। तो इनके साथ वर्ब कैसा यूज करना है? प्लूरल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रूल नंबर 2 के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि भाई कलेक्टिव नाउन जो हैं उनके साथ प्लूरल वर्ब लगाना है पहली वाली लाइन में। दूसरी वाली लाइन में जो कलेक्टिव नाउन है उनके साथ हमको एक बार सिंगुलर लगाना है, कब? जब ये कलेक्शन एक ग्रुप के सेंस में होंगे। और उनके साथ प्लूरल वर्ब लगाना है जब इनका सेंस मेंबर्स के सेंस में होगा, जब इनसे मेंबर्स का सेंस आएगा। चलिए तो एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारा जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसके बारे में हम पढ़ेंगे या देखेंगे, समझेंगे। आप चाहें तो इसको पॉज करके अपने हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेंटेंस सही लिखे हैं या सही नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपने पॉज किया होगा और इसको सॉल्व भी किया होगा। अब मैं सॉल्व कराता हूं आपको। द मेजोरिटी लाइक्स रीडिंग कॉमिक स्टोरीज। जो मेजोरिटी है या ज़्यादातर जो लोग हैं, मेजोरिटी का मतलब ज़्यादातर से है, ज़्यादातर या बहुमत के सेंस में कह सकते हैं, बहुत सारे लोग। तो जो मेजोरिटी है वो पसंद करती है रीडिंग कॉमिक स्टोरीज की, जो कॉमिक स्टोरीज हैं उनको पसंद करते हैं रीड करना। तो हम जैसे देखेंगे तो यहाँ हमने मेजोरिटी को क्या काउंट किया है? प्लूरल। तो जब प्लूरल काउंट किया है तो वो प्लूरल आना चाहिए, लेकिन आपने तो यहाँ सिंगुलर लगा रखा है।
और प्लूरल क्या होते हैं? बिना एस वाले। भैया एस वाले तो सिंगुलर होते हैं, हम शुरुआत से लड़ रहे हैं, शुरुआत से ही कह रहे हैं। कैटल्स आर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग लिखा हुआ है, यहाँ लिख रहा हूं मैं GRAZING, ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब चरना, ग्रेज मतलब चरना। तो कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो भैया कैटल जो है वो तो अपने आप में प्लूरल है, और आपने प्लूरल को और प्लूरल बना दिया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हम कैटल में से क्या हटा देंगे? एस हटा देंगे, सिर्फ कैटल होना चाहिए ना कि कैटल्स। नेक्स्ट है द कमिटी हैज डिसाइडेड यूनानिमसली टू पास द बिल। कि भाई कमेटी जो है, इस कमेटी ने डिसाइड किया है कि ये बिल जो है वो पास हो जाना चाहिए। और कैसे डिसाइड किया है? यूनानिमसली। यूनानिमसली का मतलब होता है एक मत, एक रूप से, एक कहना चाहिए एग्रीमेंट से। तो जैसे कमेटी ने एग्री किया है, या कमेटी ने एक साथ डिसाइड किया कि भाई हम इस बिल को पास करेंगे, तो कमेटी एक साथ डिसाइड कर रही है, पूरे ग्रुप के सेंस में यूज हो रही है। तो कमेटी एक ऐसा नाउन है, अगर एक ग्रुप के सेंस में यूज होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगा। और आप देखो वर्ब सिंगुलर लगा रखा है, तो वर्ब सिंगुलर है तो सेंटेंस सही है, मतलब थर्ड वाले सेंटेंस में कोई करेक्शन नहीं है। अगला, द कमिटी इज हैविंग बेटर आर्ग्यूमेंट ओवर पासिंग द बिल। जो कमेटी है उसमें बहस हो रही है, या बहस हो रही किस चीज को लेकर? कि बिल पास करने को लेकर। तो बिल पास करने को लेकर बहस हो रही है, तो बहस किसके बीच में होगी? बहस मेंबर्स के बीच में होगी। भाई यहां पर कलेक्टिव नाउन कैसा था? कमेटी कैसा था? कि वो यूनानिमसली काम कर रहे थे, तो ठीक था भाई, सिंगुलर लगा लिया, एक साथ एक ग्रुप के सेंस में काम कर रहे थे। पर यहां पर क्या हो रहा है? उनके बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है बिल को पास करने को लेकर। तो झगड़ा किन में होगा? सदस्यों में होगा। और जब सदस्यों में झगड़ा होगा तो सदस्यों की बात होगी, और सदस्यों की बात होगी तो सदस्यों के सेंस में कमेटी प्लूरल माना जाएगा, और वर्ब प्लूरल आएगा। और वर्ब कैसा होना चाहिए? यहाँ पर इज की जगह पर आर। द टीम हैव वॉन द टूर्नामेंट, लिखा है टीम ने टूर्नामेंट जीत लिया। तो भाई एक बात बताओ, आप कह रहे हो टीम ने टूर्नामेंट जीत लिया, तो ये टीम पूरी एक साथ है ना, इसने टूर्नामेंट जीता है ना, अलग अलग मेंबर ने तो नहीं जीता है। तो इस पूरी टीम ने टूर्नामेंट जीता है, तो ये टीम कैसी होगी? सिंगुलर काउंट होगी। और चूंकि ये सिंगुलर काउंट होगी तो सिंगुलर क्या होता है हमारा? एज। द टीम इज वेरी एंथुसियास्टिक फॉर द अपकमिंग मैचेस। आने वाले मैचेस के लिए जो टीम है वो खासी उत्साह में है। अच्छा, उत्साह किस में होगा? किस में होगा उत्साह? तो आप कहोगे सर मेंबर्स में होगा उत्साह। ऑब्वियस है ना कि उत्साह किस में होगा? मेंबर्स में होगा। और जब मेंबर्स की बात करते हैं तो ये कैसा नाउन है? ये है तो कलेक्टिव। जब सदस्यों की बात करते हैं तो प्लूरल कंसीडर होता है, और वर्ब क्या आएगा यहाँ पर? आर। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से इसको दोबारा प्ले करना और सुनना। आगे देखते हैं। ऑफस्प्रिंग, डीर या डियर, जो पढ़ना चाहें आप, फिश और शीप, ये चार ऐसे नाउन हैं। ऑफस्प्रिंग मतलब नवजात है ना, जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उसको कह सकते हैं हम नवजात है। डियर ये हो जाएगा हिरण, फिश हो जाएगा मछली, और शीप हो जाएगा हमारा भेड़। आर यूज्ड इन द सेम फॉर्म इन सिंगुलर और प्लूरल मीनिंग। अगर आप इनको सिंगुलर भी रखेंगे ना तो भी ये ऐसे ही यूज होते हैं, प्लूरल रखेंगे तो भी ऐसे ही यूज होते हैं। मतलब जैसे हम बॉय को सिंगुलर बॉय लिखते हैं, लेकिन जब प्लूरल बनाना होता है तो इसको बॉयज कर देते हैं। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। जैसे अपना शीप लिखना है, तो अगर आप शीप लिखोगे तो सिंगुलर भी शीप है और प्लूरल भी शीप ही है। अगर आप शीप के साथ सिंगुलर वर्ब लगाओगे, जैसे इसके साथ अगर सिंगुलर वर्ब लगाओगे, जैसे इज लगा दिया आपने, तो इसको सिंगुलर मान लेंगे। इसके साथ अगर प्लूरल वर्ब लगाओगे तो इसको प्लूरल मान लेंगे। अगर सिंगुलर वर्ब लगाओगे तो शीप क्या हो जाएगा? सिंगुलर। प्लूरल वर्ब लगाओगे तो शीप क्या हो जाएगा? प्लूरल। इसका मतलब दोनों वर्ब आ सकते हैं, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। फिर तो भाई इसमें एरर कैसे आएगा? तो इसमें एरर आएगा हमारा नाउन में, वो शीप्स लिख देगा आपको। अच्छा, हमको ऐसा कंफ्यूजन होता है कि सर फिश को तो फिशेस लिखते हैं हम, लेकिन पर ग्रामर में फिशेस नहीं होता है ना।
इंग्लिश में आपको जब कभी भी फिशेस देखने मिले आप वहां एरर कर देना, ठीक है, बिना संकोच किए। आप इन चारों नाउन को चाहे सिंगुलर मीनिंग में यूज करें चाहे प्लूरल मीनिंग में, आप इनके साथ हमेशा सिंगुलर या प्लूरल कैसा भी वर्ब लगा सकते हैं, पर इनका प्लूरल नहीं बना सकते, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं नया अगला, ठीक है, कहाँ का डाल दिए, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ, 1 मिनट, स्लाइड कंफर्म कर लूँ मैं, कुछ स्लाइड एक्स्ट्रा ऐड हो गई हैं उसमें, परेशानी होने, हाँ इसको ढूंढ रहा था मैं, कि ऑफ स्प्रिंग आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। अब देखो मैंने अभी आपसे कहा था कि ऑफ स्प्रिंग कैसा नाउन है, कि भाई सिंगुलर लिखें तब भी वही है, प्लूरल लिखें तब भी वही है। अगर हम इनके साथ सिंगुलर यूज करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है वर्ब, और प्लूरल वर्ब यूज करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अगर हम इसको देखें तो गड़बड़ कहाँ है इसमें, ऑफ स्प्रिंग में गड़बड़ है। अभी देखा हमने पीछे की स्लाइड में कि हम ऑफ स्प्रिंग को SES लगाकर इसका प्लूरल नहीं बना सकते, हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम वर्ब प्लूरल लगाते हैं तो ये प्लूरल मान लिया, अगर सपोज करो यहाँ इज होता तो भी सही होता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन इसको प्लूरल नहीं बनाना है, नाउन को प्लूरल नहीं बना सकते। ऐसे ही यहाँ भी ग्रेजिंग ही था, GRAZING, शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो देखो शीप के साथ इज लिखा है तो भी सही है, ऑफ स्प्रिंग के साथ आर लिखा है तो भी सही है, तो गड़बड़ कहाँ है, इनको प्लूरल बनाने में, ठीक है। चलो तो ये किसकी बात हुई हमारे, वो जो नोट हमने एक्स्ट्रा लिख रखा था वो कहीं साइड में आप लिख लेना, और याद रखना कभी कभी हम जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, हम फिश को फिशेस, शीप को शीप्स, या जैसे उसमें ऑफ स्प्रिंग लिखा था तो ऑफ स्प्रिंग को ऑफ स्प्रिंग्स ऐसा पढ़ लेते हैं, पर हम इसका याद रखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे हम पेपर में। रूल नंबर 3 है हमारा, नेक्स्ट रूल है, अगर कोई भी रूल आपको समझ में नहीं आता तो इसको वापस से जाएं, फिर से प्ले करें और देखें, 1 से 2 बार देखना पड़ेगा आपको। अगर आप पहली बार समझ रहे हैं तो ऑब्वियस है एक बार में नहीं समझ में आएगा इसको, और वीडियो का फायदा यही है कि आप इसको बार बार प्ले कर सकते हैं, बार बार चला सकते हैं, बार बार चला सकते हैं, है ना। Although the following nouns end in S or ES, but they are followed by singular verb। हमको ऐसा लगता है कि हर वो नाउन जो S पर खत्म होता है वो प्लूरल हो जाता है, हमने रट्टा मार रखा है, बचपन से ही सीखा हमने कि भाई S या ES पर नाउन खत्म होगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा, हम उसको प्लूरल मान लेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं किसी का नाम लिखता हूं, ये नाम है किसी लड़के का, है ना, पारस, अगर हम देखें तो नाउन कहां पर एंड हो रहा है, एस पर एंड हो रहा है, तो इस हिसाब से पारस तो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन ये तो नाम है, पारस प्लूरल हो गया क्या, नहीं तो भाई ये तो नाम है ना किसी का, तो जरूरी तो नहीं कि हर नाउन या हर वर्ड जो एस पर खत्म होता हो वो प्लूरल हो, है ना। तो देखो आप कुछ ऐसे नाउन हैं जो एस पर भी खत्म होते हैं फिर भी सिंगुलर होते हैं। हिंदी में इसका मतलब क्या है बेटा, कि हालांकि निम्नलिखित नाउन एस या ईएस पर खत्म होते हैं पर फिर भी उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है, भले ही एस या ईएस पर खत्म हो रहे हैं पर सिंगुलर वर्ब यूज हो रहा है, इसका मतलब है कि हम उनको सिंगुलर काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है हमारा नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स के नाम, जैसे सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स एस पर खत्म हो रहा है तो प्लूरल तो हो नहीं जाएगा, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इकोनॉमिक्स, मैकेनिक्स, पॉलिटिक्स, या जिसमें हम एक चीज और पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स, तो प्रॉपर लिख देता हूं, स्टैटिस्टिक्स को ऐसा पढ़ते हैं ना, और एक इसी के जैसा मिलता जुलता होता है स्टैटिक्स, ये स्टैटिक्स अलग है और स्टैटिस्टिक्स अलग है। तो देखो दोनों किस पर, ये भी किस पर खत्म हो रहा है, एस पर खत्म हो रहा है, पर प्लूरल तो नहीं हो जाएंगे, सब रहेंगे क्या, सब रहेंगे तो सिंगुलर ही, ठीक है। चलो बीमारियों के नाम, नेम्स ऑफ डिसीज, भाई मीजल्स है, मम्स है, रिकेट्स है, सिंगलिस है, एड्स है ना, और भी हो सकते हैं, है ना।
तो ये जो हमारी बीमारियां हैं ये भले ही एस पर खत्म हो रही हैं, पर ये तो बीमारियों के नाम है ना, और नाम कभी प्लूरल तो नहीं हो सकते, नाम कैसे होंगे, हमेशा सिंगुलर। ठीक है, तो ये भी सिंगुलर काउंट होंगे। ऐसे ही नेम्स ऑफ बुक्स, किताबों के नाम भाई, किताबों के नाम जैसे कि थ्री मस्केटीर्स, ये किताबों का नाम, किताब का नाम, इसका हिंदी मतलब हुआ तीन बंदूकधारी, बंदूकधारी, तीन बंदूकधारी, थ्री मस्केटीर्स। द अरेबियन नाइट्स, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर एटसेट्रा, कि और भी ऐसी किताबें हो सकती हैं, ढेर किताबें हो सकती हैं जिनका नाम एस ई एस या आई एस पर खत्म होता हो, पर वो नाम तो नाम है, उसको हम प्लूरल तो नहीं मान लेंगे। और देखते हैं आगे, नेम्स ऑफ कंट्रीज, भाई कंट्रीज के नाम, अलग अलग देशों के नाम, जैसे देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको हम यूएसए कहते हैं या शॉर्ट में अमेरिका भी कहते हैं। तो जैसे इसमें स्टेट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्लूरल तो नहीं हो जाएगा, ये प्लूरल तो नहीं हो जाएगा स्टेट्स लिखे होने के कारण, है ना। ऐसे ही द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एमिरेट्स लिखा है तो इसका मतलब ये तो नहीं प्लूरल हो जाएगा। द बहामास, द फिलीपींस, और भी ऐसे ढेर सारे बन सकते हैं। तो ये सब अगर हम देखें तो ये भी देशों के नाम ही हैं और नाम प्लूरल नहीं हो सकते, ये हमने याद रखना है पेपर में। ठीक है, अगला नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स, भाई खेलों के नाम, जैसे जिम्नास्टिक्स, एक्रोबैटिक्स, टेनिस ना, एक्वेटिक्स, और भी ऐसे हो सकते हैं ढेर सारे। तो भाई ये गेम्स के नाम है, नाम तो नाम है, प्लूरल तो नहीं हो सकते। सम अदर नाउन्स, कुछ अलग से नाउन, जैसे कि इनिंग्स, न्यूज, सीरीज और समन्स। तो ये जितने भी हमने नाउन पढ़े, ये भले ही एस या ईएस पर खत्म हो रहे हैं, पर फिर भी क्या होंगे हमारे, ये सिंगुलर होंगे और इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको पॉज करेंगे आप और ये लिखे हुए सेंटेंसेस को रेक्टिफाई करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, एक सेंटेंस में इसमें और ऐड किए दे रहा हूं, थोड़ा कभी कभी पेपर में पूछ लेता है। देखो मैं लिख रहा हूं, आप भी लिख सकते हो अपने साथ साथ, मेरे साथ साथ, सॉरी। स्टैटिस्टिक्स, the statistics has given much evidence against the central government। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स वाला, इसके एक और रूल है अगला वाला, उसमें भी समझाऊंगा मैं। तो उम्मीद करता हूं आपने पॉज किया होगा और इसको सॉल्व भी किया होगा आपने। चलिए तो देखते हैं। न्यूज कमिंग फ्रॉम द बॉर्डर, द न्यूज कमिंग फ्रॉम द बॉर्डर आर क्वाइट डिस्टर्बिंग। अच्छा, ये जो क्वाइट है, कई बच्चों को समस्या होती है, एक क्वाइट ये वाला होता है और एक क्वाइट ये वाला होता है और एक क्विट भी होता है। तो ये जो क्वाइट है इसका मतलब होता है चुप, ये चुप हो जाना, चुप वाला, और इस क्वाइट का मतलब होता है काफी, काफी मात्रा में। और इस क्विट का मतलब क्या होता है, छोड़ना, जैसे अमिताभ बच्चन कहते हैं ना केबीसी में, क्या आप क्विट करना चाहते हैं, वो वाला क्विट है ना। तो हम क्वाइट कौन सा वाला यूज कर रहे हैं, काफी वाला। तो जो न्यूज आ रही है बॉर्डर से वो काफी डिस्टर्बिंग है। तो मैं अगर आपसे पूछूं डिस्टर्बिंग क्या है, तो आप कहोगे सर न्यूज। तो न्यूज सिंगुलर है कि प्लूरल, तो आप कहोगे सर ये तो सिंगुलर है। तो वर्ब कैसा आना चाहिए यहाँ पर, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वांट इंडिया टू विड्रॉ फ्रॉम द ट्रीटी, कि यूएसए चाहता है भारत ट्रीटी से विड्रॉ कर ले। कौन चाहता है, यूएसए। ये तो नाम है देश का, क्योंकि देश का नाम है तो वर्ब सिंगुलर आएगा और वो क्या हो जाएगा, वांट्स। बिलियर्ड्स हैव मेड मी फिट, मतलब बिलियर्ड्स जो है उसने मुझे फिट बनाया है। तो बिलियर्ड्स क्या है, ये तो गेम का नाम है और गेम का नाम सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर, और वो हैज हो जाएगा। मीजल्स हैव ब्रोकन आउट इन द टाउन, कि मीजल्स जो है गांव में फैल गया है। तो मीजल्स
हैज ब्रोकन आउट इन द टाउन। तो देखो आप ये सिंगुलर हैं, इनके नाम में ही मीनिंग में ही सिंगल निकल रहा है, इनके नाम है ये, तो हम वर्ब सिंगुलर लगा रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स वर माय फेवरेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग स्कूल डेज, वो खुद कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स क्या था उसका फेवरेट सब्जेक्ट। तो फेवरेट सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट के सेंस में यूज हुआ है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और वर्ब सिंगुलर क्या होगा, वॉज। ये जो लास्ट में सेंटेंस लिखा है ध्यान से पढ़ना, द स्टैटिस्टिक्स हैज गिवन मच एविडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। यहां जो स्टैटिस्टिक्स लिखा है, क्या इसका मतलब सब्जेक्ट के सेंस में? तो आप जवाब दोगे नहीं सर, यहां पर जो स्टैटिस्टिक्स है इसका मतलब तो डाटा या इंफॉर्मेशन है। तो जब स्टैटिस्टिक्स का मतलब, देखो हमको सबूत मिले हैं या सबूत दिए हैं स्टैटिस्टिक्स ने कि किसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ। तो जो सबूत है, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, वो क्या होंगे, डाटा ही तो होगा भाई, डाटा से तो पता चलेगा कि सरकार ने क्या किया है। तो यहां पर स्टैटिस्टिक्स क्या है, डाटा के सेंस में है, और जब स्टैटिस्टिक्स डाटा के अर्थ में होगा तो प्लूरल माना जाएगा और वर्ब हैव आएगा। अगर ये सब्जेक्ट के सेंस में होगा स्टैटिस्टिक्स तो बस वर्ब सिंगुलर होगा, और अगर डाटा के अर्थ में होगा तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल। ये स्टैटिस्टिक्स वाला जो कंसेप्ट है डाटा वाला, मैं अगले रूल में फिर आपको समझाऊंगा क्योंकि वो वहां भी एप्लीकेबल होता है। चलिए, ये हमारी फिर वोकेबलरी आ गई है ना। तो वोकेबलरी पढ़ते हैं, चैप्टर के बीच बीच में पढ़ते रहेंगे वोकेबलरी, है ना, पढ़ते चलेंगे ताकि हमारे ऊपर बर्डन नहीं बने। पहला वर्ड है प्लेथोरा, PLETHORA, प्लेथोरा। प्लेथोरा का मतलब होता है भारी मात्रा में। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, भारी मात्रा में, भारी मात्रा में। अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज की बहुत ज्यादा मात्रा। अबंडेंस, प्रोफ्यूजन और सरफेट। अबंडेंस, प्रोफ्यूजन और सरफेट उसके सिनोनिम होंगे। इसका एक और सिनोनिम हो सकता है एक्सेस, EXCESS। एक और एक्सेस होता है जो आप गाड़ी चलाते हैं, ये वाले एक्सेस का मतलब क्या होता है, हासिल करना, पहुंचना। और उस वाले एक्सेस का मतलब, ई वाले एक्सेस का मतलब क्या होता है, ई वाले एक्सेस का मतलब होता है मात्रा में ज्यादा। दूसरा वर्ड लिखा है एडजंक्ट, मैंने आपको सिखाया भी है शायद कि जैसे ए और जे के बीच में डी आता है तो प्रोनाउंस नहीं करते, क्या पढ़ेंगे इसको, एडजंक्ट। कनेक्टेड और एडेड टू समथिंग, कोई चीज कनेक्टेड है या एडेड है उससे। जैसे मान लेते हैं ये मार्कर है, इसका कैप होता, इसका जो कैप है वो क्या है, वो इस मार्कर के लिए एडजंक्ट है। एडजंक्ट है मतलब इस मार्कर से जुड़ा हुआ है, या इसको ऐसा भी कह सकता हूं, इस मार्कर का क्या है, सपोर्टर है। तो वो जो सपोर्टर है वो क्या कहलाता है, एडजंक्ट या सहायक कह सकते हैं। हिंदी में हम एडजंक्ट को क्या कह सकते हैं, सहायक। हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं बिल्कुल, सहायक। अब इसका सिनोनिम क्या बनेंगे बेटा, अपेंडेज, एसेसरीज। अच्छा, एसेसरी आपने देखे गाड़ी में एसेसरी लगवाते हैं हम, अगर हम गाड़ी में वो एसेसरी नहीं लगवाएं तो ऐसा तो नहीं गाड़ी नहीं चलेगी, लेकिन एसेसरी लगाने से उसमें हेल्प मिल जाती है, गाड़ी अच्छी चलती है और भी हमको सुविधाएं मिल जाती हैं। तो एसेसरी क्या होगी, उसके सप्लीमेंट के तौर पर, सहायक के तौर पर। एडिशन या सप्लीमेंट, आपको सप्लीमेंट के बारे में बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। चलिए अगला, वैग्रेंट, VAGRANT, वैग्रेंट। अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम, एक व्यक्ति जिसका घर नहीं है या स्थायी घर नहीं है, वो क्या कहलाएगा, हमारा वैग्रेंट कहलाएगा। सिनोनिम क्या बनेंगे, वेंडरर, ट्रेवलर, नोमैड, होमलेस और ट्रैम्प। ऐसा व्यक्ति जिसका कोई घर नहीं है, जिसका कोई रहवास नहीं है, परमानेंट सेटल होम नहीं है, वो वैग्रेंट कहलाता है, ठीक है। हिंदी में इसको हम घुमक्कड़ कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं इसमें बेटा हिंदी में, घुमक्कड़। फिर लिखा हुआ है मेंडिकेंट, MENDICANT। मेंडिकेंट का मतलब बैगर, अबैगर, भिखारी। भिखारी के लिए क्या यूज करेंगे हम, मेंडिकेंट। बैगर, पेन हैंडलर, पॉपर और ट्रैम्प। देखो ट्रैम्प दोनों जगह कॉमन है, क्योंकि ट्रैम्प का एक मतलब ये भी होता है कि कोई व्यक्ति भिखारी है जिसके पास सपोर्ट नहीं है, या ऐसा व्यक्ति जिसके पास घर नहीं है, सेटल्ड होम नहीं है, ठीक है।
तो सिनोनिम क्या बनेंगे? बेगर, पेन हैंडलर। पेन का मतलब जैसे कटोरा या प्लेट, और हैंडलर मतलब जिसने हैंडल कर रखी है, तो वो व्यक्ति जिसने कटोरा पकड़ रखा है भीख मांगने के लिए, वो पेन हैंडलर है। पॉपर है ना, ये पॉपर अभी आने वाले वीडियोस में आपको मिलेगा, इसको मैं वहां सिखाऊंगा। पॉपर का मतलब भिखारी होता है, ठीक है। ट्रैम्प। फिर है कोनंड्रम, CONUNDRUM, कोनंड्रम। अ कंफ्यूजिंग, CON है ना, अ कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन। एक कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम, एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, या डिफिकल्ट प्रॉब्लम या डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या कहलाएगा? कोनंड्रम। जैसे हमारी जो पजल होती हैं या जो हमारे मीन्स के क्वेश्चन आते हैं, वो कैसे होते हैं? कोनंड्रम। पजल्ड फॉर्म में होते हैं, समझ में नहीं आते आसानी से। तो सिनोनिम क्या बनेंगे इसके लिए? सिनोनिम बनेगा हमारा एनिग्मा, हिस्ट्री और पजल, ये उसके सिनोनिम होंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। पर मैं आपको एक्सरसाइज दिखाता हूँ। चलिए, ये देखिए एक्सरसाइज, इसी 5 क्वेश्चन पर बेस्ड एक्सरसाइज है। आप फिर पॉज करके वो 5 वर्ड का यूज करके एक्सरसाइज भर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ मैंने आपने एक्सरसाइज भरने का प्रयास किया होगा 5 का। अब मैं इसके आंसर्स आपके सामने पेश करता हूँ। फिजिकल थेरेपी इज एन इम्पॉर्टेंट डैश टू ड्रग ट्रीटमेंट। जब हम ड्रग ट्रीटमेंट करते हैं, कोई व्यक्ति जो ड्रग से या नशे से परेशान है, तो उसका जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो वो फिजिकल थेरेपी जो है, फिजिकल थेरेपी जैसे फिजियोथेरेपी, जब हमको भाई विभिन्न प्रकार की थेरेपी देते हैं, तो वो थेरेपी जो है वो ड्रग ट्रीटमेंट में किसकी तरह कार्य करती है? सहायक की तरह। तो इज एन इम्पॉर्टेंट एडजंक्ट। बेटा जो पेपर में आते हैं वो ऐसे ही बनते हैं फिलर, कोई अलग से नहीं बनते भाई। एडजंक्ट का मतलब सहायक है, अब वो सहायक किसी भी सेंस में लिख सकता है, तो मैंने यहां इस सेंस में लिख दिया, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। द फॉरेंसिक रिपोर्ट कंटेन्स ऑफ एविडेंस। द फॉरेंसिक रिपोर्ट कंटेन्स डैश ऑफ एविडेंस। जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसमें एविडेंस हैं। कैसे एविडेंस हैं? ऑब्वियस है, कैसे एविडेंस है, कैसे सबूत हैं? प्लेथोरा, प्लेथोरा मतलब एविडेंस में ढेर सारे, कि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसमें ढेर सारे एविडेंस है, मल्टीपल एविडेंस है ना। तो सेकंड वाले में प्लेथोरा आ जाएगा। पेपर में एग्जैक्टली इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, बिल्कुल इसी लेवल के। ये जो फिलर्स कराने का मेरा सेंस है बिल्कुल इसीलिए है कि CGL और CHSL जो आप अभी 21 वाला प्री देने वाले हैं उसमें बिल्कुल, या 20 वाला जो 21 में होने वाला है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली फिट होंगे आपके लिए, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही सेंटेंस मिलेंगे आपको वहां भरने के लिए। और ग्रामर तो हम बहुत अच्छे से पढ़ ही रहे हैं। शी अबंडन्ड हर जॉब, उसने अपना जॉब छोड़ दिया, एंड हर करियर, और अपना करियर, एंड लिव्ड अ लाइफ ऑफ, और उसने एक लाइफ जी, डैश ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया जो है ये पेंसिल्वेनिया राज्य में, अमेरिका में एक राज्य पेंसिल्वेनिया, उसमें एक सिटी है फिलाडेल्फिया, है ना। तो उसने अपना जॉब छोड़ दिया। देखो अबंडेंस जो है, अबंडेंस का मतलब होता है बेटा मात्रा में ज्यादा, जिसका सिनोनिम प्लेथोरा है। और अबेंडन, अबेंडन का मतलब होता है त्यागना, अबंडन मतलब त्यागना। तो उसने अपनी जॉब त्याग दी। और कैसी लाइफ जी उसने? लाइफ ऑफ, देखो यहां पर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन थे? प्लेथोरा, एडजंक्ट, वैग्रेंट, मेंडिकेंट और कोनंड्रम। तो लिव्ड अ लाइफ ऑफ वैग्रेंट। वैग्रेंट मतलब घुमक्कड़ों वाला जीवन जीने लगी। कहां पर? स्ट्रीट्स ऑफ फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया की सड़कों पर। टाइम विल सर्टनली प्रोवाइड, समय पक्का प्रोवाइड कराएगा, सॉल्यूशन टू दैट। तो सॉल्यूशन किन चीजों का होता है? तो आप कहोगे सर सॉल्यूशन समस्याओं का होता है। और समस्या क्या है हमारे पास अभी सिनोनिम में या वर्ड्स में? हमारे पास क्या है ऑप्शन में? कोनंड्रम। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कोनंड्रम, ठीक है। लास्ट, द टाउन हैज शेल्टर्स एंड फूड हैंडआउट्स फॉर। जो टाउन है, जो गांव है, उसमें शेल्टर्स हैं, मतलब बना रखे उन्होंने शेल्टर्स, और फूड हैंडआउट्स है मतलब फूड बांटने वाली जो चीजें हैं कि हाथ से जो बांटते हैं फूड, है ना। तो गांव जो है उसमें शेल्टर्स हैं, फूड हैंडआउट्स हैं, किन के लिए? भिखारियों के लिए, गरीबों के लिए। तो फॉर
मेंडिकेंट, और मेंडिकेंट का प्लूरल क्या हो जाएगा? मेंडिकेंट्स। एक भिखारी के लिए तो है नहीं, बहुत सारे भिखारियों के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा नाउन पे। पहले उसके बारे में समझेंगे, केसेस ऑफ नाउन। पहले इसके बारे में थोड़ा समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने 3 नाउन का यूज किया, या एक नाउन को 3 सेंटेंस में यूज किया है। रीमा, रीमा, रीमा। रीमा टॉट मी, रीमा ने पढ़ाया मुझे। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? रीमा। ये हमने सीखा भी है, जो एक्शन करता है वही तो सब्जेक्ट होता है। तो रीमा ने पढ़ाया है मुझे। तो चूंकि रीमा क्या है? नाउन है, और नाउन किसकी तरह एक्ट कर रहा है? सब्जेक्ट की तरह। तो ये नाउन का कौन सा केस हुआ? सब्जेक्टिव केस। नाउन का कौन सा केस हुआ? सब्जेक्टिव केस। जबकि इस वाले में क्या लिखा है? दे टॉट रीमा। अब कौन पढ़ा रहा है? दे। और किसको पढ़ा रहे हैं? रीमा को। तो जिस पर क्रिया होती है, जिस पर एक्शन होता है, वो क्या कहलाता है? हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। और यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? नाउन है। यहाँ पर नाउन किसकी तरह काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह। तो ये कौन सा केस हुआ उसका? ऑब्जेक्टिव केस। तो ना तो आपको पेपर में सब्जेक्टिव की जरूरत पड़ेगी नाउन में, ना ऑब्जेक्टिव की जरूरत पड़ेगी। हमको जरूरत पड़ेगी थर्ड केस की। ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो आपसे पेपर में पूछेगा, ये आपसे पूछा जाएगा प्रोनाउन के बारे में, ना कि नाउन के बारे में। प्रोनाउन वाले चैप्टर में आपको डिटेल बताऊंगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, वहां पर समझेंगे। इस वाले में देखें अगर हम, तो क्या लिखा हुआ है कि रीमास हाउस इज रियली रियली बिग। तो रीमा का घर, ये नाउन है, और ये घर किसका है? रीमा का। तो ये जो आपने अपोस्ट्रोफी एस लगा रखा है, ये रीमा का अधिकार बता रहा है। अधिकार मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं अधिकार को? अधिकार जो है, जैसे हमारा किसी पर अधिकार होता है ना, तो वो अधिकार जो है वो इंग्लिश में पजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? पजेशन। तो ये कौन सा केस हुआ बेटा आपका? पजेसिव केस। और इसी के बारे में हमने पढ़ना है, और पेपर में इससे क्वेश्चन आते, बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा भी। तो रीमा का घर, तो ये रीमास जो आपने लिखा है, ये जो ऊपर वाला कॉमा है, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा वाइप कर दूं मैं, है ना। चलो देखो, तो इसमें जो रीमा का घर लिखा है, इसमें जो ऊपर वाला कॉमा यूज कर रहा हूं, इसको मैं अपोस्ट्रोफे कहता हूं। क्या कहता हूं मैं? अपोस्ट्रोफे। और ये क्या है आपका? एस है ही, आप जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, वो आपको समझा रहा हूं, आप समझेंगे ध्यान से। हमने हेडिंग क्या लिख रखी है? पजेसिव केस, पजेशन और बिलोंगिंगनेस। या तो ये पजेशन बताएगा, या तो ये बिलोंगिंगनेस बताएगा। कैसे? जैसे ये मार्कर है, तो ये मार्कर मेरा है, मतलब इस मार्कर पर मेरा अधिकार है। लेकिन इस मार्कर जो कैप है, उस कैप पर मार्कर का अधिकार तो नहीं, बल्कि वो कैप या मार्कर एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, संबंधित हैं। तो संबंधित होने के लिए बिलोंगिंगनेस आएगा, संबंध बताने के लिए, जबकि अधिकार बताने के लिए पजेशन आएगा। अधिकार सिर्फ इंसानों का हो सकता है, कुछ जगह पर यूज होता है, वो मैं बताऊंगा कहाँ एक्सेप्शन है। जनरली जो इंसान होते हैं सिर्फ उनका अधिकार है दुनिया पर, मतलब चीजों पर, और किसी चीज का नहीं है। ठीक है, चलो, तो अगर लिविंग नाउन का आपको अधिकार बताना है, तो आप किसका यूज करेंगे? अपोस्ट्रोफे एस का। इसको क्या कहते हैं? अपोस्ट्रोफे, अभी बताया मैंने। और फिर क्या यूज करेंगे हम? पजेशन। तो पजेशन मतलब जो वो चीज है, जो वस्तु है, POSSESSION। तो जैसे सुमित की कार है, तो कैसे लिखेंगे बेटा? सुमित कार। अगर मैं कहूं राहुल का घर है, या कुछ और कर लेते हैं, राहुल की बाइक है, तो राहुल की बाइक है, तो कैसे लिखेंगे? राहुल अपोस्ट्रोफे और एस, तो क्या हो जाएगा? राहुल्स बाइक। मान लेते हैं प्रिया का बैग है, तो प्रिया का बैग बताना, तो क्या लिखेंगे? प्रियास बैग। अपोस्ट्रोफे और एस का यूज करके हम लिविंग नाउन का पोजीशन बता सकते हैं। लेकिन नॉन लिविंग का क्या करेंगे? तो नॉन लिविंग में चीजें थोड़ी सी उल्टा करनी है हमको। कैसे उल्टा करनी है? जैसे पोजीशन यहाँ लास्ट में था, तो यहाँ पोजीशन पहले आ गया।
यहाँ अपोस्ट्रोफी एस था तो यहाँ ऑफ का यूज कर लिया, और यहाँ नाउन पहले था, यहाँ नाउन बाद में है। जैसे जो पंखा है, पंखे के ब्लेड्स, लेकिन पंखे पर सॉरी ब्लेड्स पर पंखे का अधिकार तो नहीं हो सकता, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि ब्लेड जो है वो पंखे से संबंधित हैं। तो ब्लेड्स ऑफ फैन जो पोजेशन है वो पहले, फिर प्रेपोजिशन ऑफ और फिर नॉन लिविंग नाउन। तो नॉन लिविंग में जनरली हम कैसे लिखते हैं, पोजेशन जिस चीज पर अधिकार है या जिस चीज से संबंधित है वो, फिर ऑफ, फिर फैन, या फिर लिविंग नॉन लिविंग नाउन। जैसे मैं कहूँ लेग्स ऑफ चेयर, तो चेयर जो है वो तो नॉन लिविंग है। अब नॉन लिविंग का जो चेयर है उसके पैर हैं, तो उसके जो पाए हैं उन पर अधिकार तो नहीं हो सकता, संबंध हो सकता है, तो हम कैसे लिखेंगे, ऑफ लगाकर। तो जब लिविंग नाउन का पोजीशन बनाएंगे तो अपोस्ट्रोफी एस से, और नॉन लिविंग का बनाएंगे तो ऑफ से बनाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ चीजें समझते हैं आगे। इसके बारे में 5-6 पॉइंट हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट, अपोस्ट्रोफे, अपोस्ट्रोफे किसको कहते हैं हम, ऊपर वाले कॉमे को, विद एस शुड बी यूज्ड ओनली विद लिविंग नाउन। जो अपोस्ट्रोफे विद एस है वो यूज होना चाहिए लिविंग नाउन के साथ, और टाइम के साथ यूज हो सकता है, डिस्टेंस मतलब दूरी के साथ यूज हो सकता है, वेट मतलब वजन के साथ यूज हो सकता है, अमाउंट मतलब कोई अमाउंट है हमारे पास उसके साथ यूज हो सकता है, या फिर ये जो पर्सनिफाइड नाउन है इसके साथ। तो लिविंग नाउन मतलब जीवित नाउन जो है उनके साथ, टाइम हमको पता है, समय, दूरी, वजन, अमाउंट ये पता है। पर्सनिफाइड नाउन क्या है, जब हम किसी नॉन लिविंग को, जब हम किसी नॉन लिविंग को इसकी तरह ट्रीट करें, लिविंग की तरह। जब हम नॉन लिविंग नाउन को लिविंग नाउन की तरह ट्रीट करने लगे, तब हम कहते हैं कि हमने नॉन लिविंग नाउन का पर्सनिफिकेशन कर दिया, मानवीयकरण कर दिया। जैसे कि हम मान लो जिस देश में रहते हैं वो इंडिया है, ये तो नॉन लिविंग नाउन है, इंडिया एक नॉन लिविंग नाउन है ना, लेकिन हम बोलते ना हमारा देश भारत, या भारत का, तो कैसे लिख देंगे हम इसको, इंडियाज पॉपुलेशन। देखो हमने इसको कैसा बना लिया, नॉन लिविंग को किसकी तरह ट्रीट कर लिया, लिविंग की तरह। तो हमने इसका भाई जो अपोस्ट्रोफी एस है ये तो लिविंग के साथ आता है ना, नॉन लिविंग के साथ तो नहीं आता, लेकिन हमने इसका क्या कर दिया, मानवीकरण कर दिया, पर्सनिफिकेशन कर दिया। ठीक है, जैसे उदाहरण है, ये हमने क्या किया भाई, ये बनाया हमने लिविंग नाउन का पोजेशन, बॉयज हैंड, 1 डेज जर्नी, एक दिन की जर्नी। अब चाहो इसको आप टाइम में समझ लो, चाहे डिस्टेंस में समझ लो, हमने डे पर अपोस्ट्रोफी एस लगा रखा है। 2 किलोमीटर्स डिस्टेंस, इसके बारे में समझेंगे कि 2 होने के बाद भी एस क्यों नहीं लग रहा है उसमें, है ना। ये अपोस्ट्रोफी एस है, पहले अपोस्ट्रोफी फिर एस है ना। आप प्लूरल बना के मत लिखना, जैसा लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, कंफ्यूज मत होना। 3 किलोग्राम्स वेट, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस का सेंस बता रहा है, ये वेट का सेंस बता रहा है, सब पर अपोस्ट्रोफी एस लगा रखा हमने। 1 रुपीज़ वर्थ, ये अमाउंट बता रहा है। इंडियाज पॉपुलेशन, जैसा कि मैंने लिखा, ये पर्सनिफाइड नाउन बता रहा है। तो बेसिकली ये जो हमने सीखा कि अपोस्ट्रोफी एस का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए मैंने वहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। आप भी इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करेंगे और 1, 2, 3 बार रीड करेंगे तो आसानी होगी हमको पढ़ने में। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन लगाने में। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा, पॉइंट नंबर 2 देखना। एक यहाँ पर लिखा है मैंने कॉमन पोजेशन, एक मैंने लिखा है स्प्लिट पोजेशन। तो कॉमन पोजेशन और स्प्लिट पोजेशन क्या है कि जैसे 2 नाउन है या 2 से ज़्यादा नाउन है और इनके कोई एक कॉमन वस्तु है, इसने भी ले रखी है, इसने भी और इसने भी, या मैं कहूँ इन तीनों ने मिलकर ले रखी है। तो मिलकर ले रखी मतलब कॉमनली खरीद रखी है, तो ये किस में आएगा हमारा, कॉमन पोजेशन में। जब चीज़ों का अधिकार, जब जो लोग हों वो एक से ज़्यादा हैं और उनका किसी एक वस्तु पर अधिकार है। ठीक है, जबकि स्प्लिट पोजेशन क्या है कि भाई इसका अलग है, इसका अलग है। जैसे मैं मान लेता हूँ ये राम है, ये मोहन है और ये श्याम है। तो राम, मोहन और श्याम का एक रेस्टोरेंट है। क्या है, एक रेस्टोरेंट। तो भाई इन सब का मिलके रेस्टोरेंट है ना, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, कॉमन पोजेशन। सबका मिलके कॉमन है सबके लिए।
लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इसका अलग है, इसका अलग रेस्टोरेंट, इसका अलग है। मान लेते हैं राम का रेस्टोरेंट अलग है और श्याम का अलग है, तो ये अलग अलग है मतलब क्या हो गया, स्प्लिट हो गए। स्प्लिट हो गए मतलब बट गए, तो ये संयुक्त अधिकार कहलाएगा। और इसका बेटा हिंदी में मेरे को नहीं पता, स्प्लिट को हिंदी में क्या कहेंगे, बटा हुआ अधिकार कह सकते हैं या अलग अलग अधिकार हिंदी में कह सकते हैं। अब इनके बारे में समझते हैं कि कॉमन पोजेशन, स्प्लिट पोजेशन का क्या यूज है ना, कैसे यूज करना है, पेपर में कैसे आता है हमको। देखो आप, जो कॉमन पोजेशन है उसमें क्या करते हैं हम, जैसे मान लेते हैं एक नाउन वन है, नाउन वन कौन है, रोहन। नाउन टू कौन है, सोहन। यस, तो सोहन कर लेते हैं, आसान कर लेते हैं, सोहन। ठीक है, तो एक है नाउन वन, एक है नाउन टू, और उन दोनों का घर है। रोहन और सोहन ने मिलकर एक घर खरीदा है, दोनों ने मिलकर। तो चूंकि दोनों ने मिलकर खरीदा है तो एक घर है, कॉमन पोजेशन में आएगा। लेकिन हम कॉमन पोजेशन बताएंगे कैसे, तो हम कॉमन पोजेशन बताने के लिए सिर्फ जो लास्ट वाला नाउन है उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। मतलब हम रोहन में नहीं लगाएंगे, क्योंकि रोहन तो नाउन फर्स्ट है। हम किस में लगाएंगे, सोहन में, जो लास्ट वाला नाउन है। 3 नाउन होते तो तीसरे वाले में लगाते, 4 नाउन होते तो चौथे वाले में। बात समझ में आ रही है। तो 2 नाउन है अभी हमारे पास, तो कॉमन या संयुक्त अधिकार बताना है तो सिर्फ किस में लगाएंगे बेटा, बाद वाले में। जबकि जब अलग अलग पोजेशन होगा, अलग अलग अधिकार होगा, तो देखो नाउन वन के साथ अलग अपोस्ट्रोफी एस, नाउन टू के साथ अलग अपोस्ट्रोफी एस, क्योंकि दोनों का अलग अलग है ना, स्प्लिट पोजेशन है। तो चूंकि दोनों का अलग अलग है तो अलग अलग पोजेशन लगाया है, एक बात। दूसरी बात याद रखनी है हमेशा कि भाई इन दोनों का मिलके है, रोहन और सोहन का मिलके है, तो ये जो आपका पोजेशन है, ये पोजेशन एक भी हो सकता है, मतलब सिंगुलर भी हो सकता है, और ये पोजेशन प्लूरल भी हो सकता है। क्यों भाई, इन दोनों का मिलके एक घर भी हो सकता है, और इन दोनों ने हो सकता है मिलके एक से ज्यादा घर भी खरीद रखे हो सकता है, कंबाइन हो सकता है। भाई मैंने खरीदा, सर ने भी खरीद लिया, हम दोनों ने मिलकर खरीद लिया, लेकिन सर का अलग है और मेरा अलग है, दोनों का अलग अलग है, तो फिर एक हो सकता है क्या, सर की अलग बाइक हो गई, मेरी अलग बाइक हो गई, तो हमारी तो अलग अलग बाइक हो गई, तो फिर ये कैसा होगा, ये फिर यहाँ पर सिर्फ प्लूरल हो सकता है, समझे। चलो अब इस पर बेस्ड ये एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आप बढ़िया इसको करो पॉज और अपने हिसाब से इसको सॉल्व करना आप, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने इसको पॉज किया होगा और अपने एंड से सॉल्व करने की कोशिश की होगी। अब मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। लिखा है अमिताभ एंड अजिताब्स फादर या फादर्स इज या आर हरिवंश राय बच्चन। अच्छा, कुछ बच्चे साइंटिस्ट टाइप के होते हैं, उनको लगेगा सर हम ये कैसे मान लें कि वही अमिताभ और अजिताभ बच्चन है जिनकी आप बात कर रहे हैं। तो ये कॉमन सेंस है, अगर आपको लड़ना ही है बोर्ड से तो लड़ते रहो, उसने तो लिख दिया जो लिखना था, अब जाके करो केस आराम से, लड़ो उनसे, ये सब फालतू की बकवास नहीं। एक जैसे कहीं विराट कोहली लिखा है तो विराट कोहली लिखने का मतलब एक ही विराट कोहली है दुनिया में, ऐसे नाम के ढेर हो सकते हैं, पर हम किसको जानते कॉमनली, वो क्रिकेटर विराट कोहली को, जो इंडियन टीम के कैप्टन है। तो भैया जो अमिताभ हैं और जो अजिताभ हैं उनके कॉमन फादर कौन है, हरिवंश राय बच्चन, तो दोनों के फादर एक ही हैं, तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी किसके साथ लगाना है, लास्ट वाले के साथ, कॉमन पोजेशन है, तो फादर कितने होंगे उनके, एक ही होंगे। अब जब फादर एक है तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। तो सेंटेंस क्या बनेगा कि अमिताभ एंड अजिताब्स फादर इज हरिवंश राय बच्चन। अच्छा, ये बहुत आसान लग रहा होगा तुमको, है ना। आपके पास बाइक होगी ना, आपने बाइक में एक चीज लिखवा रखी होगी, आप में से किसी न किसी ने लिखवा रखी होगी, अब चेक करना आपने सही लिखवाई है कि नहीं। हम लिखवा देते हैं ना कि मॉम एंड डैड गिफ्ट। इसको करेक्ट करने की कोशिश करना कि करेक्ट लिखा है कि नहीं, या कैसे करेक्ट लिखा जाए। आप लिखवा लेते हैं ना कि मॉम एंड डैड गिफ्ट, इसका एक्चुअल वर्जन क्या होना चाहिए, सोचने की कोशिश करना है, 1 मिनट का पॉज लेके। चलो देखो भाई, मम्मी और पापा ने आपको बाइक दिलाई, तो बाइक तो एक ही है आपके पास, उस बाइक के पीछे लिखा लेते हो आप। तो भाई आपने बाइक कितनी है वहां पर, एक ही बाइक है, तो गिफ्ट तो एक ही है।
अब मम्मी और पापा अगर अलग अलग दिला दें, अगर मॉम्स एंड डैड्स लिख दूंगा मैं, जैसे कई लोग लिख लेते हैं ना, पढ़े लिखे होते नहीं, ज्ञान है नहीं, तो मॉम का अलग कर लिया, डैड का अलग कर लिया, तो फिर तो ये अलग अलग गिफ्ट हो गए, तो फिर तो ये प्लूरल होना चाहिए। लेकिन बाइक तो एक ही है ना, जिस बाइक के पीछे लिखवा रखा है। जब बाइक एक है तो फिर गिफ्ट तो एक ही है, तो ये क्या अलग अलग हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। फिर कैसे होंगे? सिर्फ कॉमन हो सकते हैं। इस चीज का ध्यान रख, छोटी छोटी बाइट्स हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए हमको हमेशा। लिखा है प्रियास एंड प्रेरणास हस्बैंड या हस्बैंड्स हैज या हैव मेट मी रिसेंटली। प्रिया के और प्रेरणा के हस्बैंड या हस्बैंड्स मुझसे मिले अभी हाल में। तो भाई हिंदुस्तान में अभी ये कल्चर नहीं है कि एक से ज़्यादा वाइफ रखने का कल्चर हो, है ना। अलग एक व्यक्ति की एक ही वाइफ हो सकती है, उनके एक ही हस्बैंड हो सकते हैं। तो प्रिया के हस्बैंड अलग होंगे, हाँ। प्रेरणा के हस्बैंड अलग होंगे, दोनों के कॉमन हस्बैंड तो नहीं हो सकते, होंगे तो फिर केस हो जाएगा उनके ऊपर। तो प्रिया के अलग है, प्रेरणा के अलग है, तो ये कैसे होंगे? प्लूरल होंगे। और क्या आएगा? हस्बैंड्स। और जब ये प्लूरल हो गया नाउन, तो वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल। और फिर क्या हो जाएगा? हैव। ये जितनी छोटी चीज लिखी है ना, उतना ही बड़ा क्वेश्चन बन जाता है उससे, और हमको फिर एग्जाम में कंफ्यूज करता है। इंडियाज एंड पाकिस्तान कल्चर इज या आर ऑलमोस्ट कॉमन। जो भारत और पाकिस्तान है उनके कल्चर लगभग कॉमन है। भारत का कल्चर अलग है तो इंडियाज लिख दिया, पाकिस्तान का कल्चर अलग है तो पाकिस्तान लिख दिया, दोनों का अलग अलग कल्चर है। चूंकि कल्चर एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? कल्चर एक अनकाउंटेबल नाउन। तो चूंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, और इसका प्लूरल बनेगा नहीं। वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। अरिजीत्स एंड लतास सॉन्ग्स या सॉन्ग्स इज या आर रियली मेलोडियस। अब किसी के मन में फिर आएगा कि सर जो अरिजीत हैं और लता हैं ये एक साथ भी तो गाने गा सकते हैं। तब ये फिर वही कॉमन सेंस वाली बात आ जाती है कि जब अरिजीत सिंह ने गाना शुरू किया होगा तब तक लता मंगेशकर जो है उनने गाना बंद कर दिया। उन्होंने आज तक कभी साथ में गाने नहीं गाए, उठा के देख लेना, आप कभी चेक करना। तो अरिजीत के गाने अलग हैं तो अरिजीत्स, लता के गाने अलग हैं तो लतास, और दोनों के गाने अलग अलग हो गए तो प्लूरल तो होंगे, सॉन्ग्स आएगा। और वर्ब कैसा आएगा? आर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये कॉमन और स्प्लिट वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा और आप इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे। मैं आगे मूव करता हूँ। ठीक है, चलो तीसरा है जो हमारे प्रोनाउन है। ये चैप्टर भी है प्रोनाउन अगला, उसमें मैं सिखाऊंगा भी आपको, है ना, कि प्रोनाउन का पॉजेसिव कैसे बनता है। अभी थोड़ा सा बाइट लेना हमको कि आई का पॉजेसिव क्या बनेगा? माई। बी का पॉजेसिव क्या बनेगा? आर, ओ यू आर। यू का पॉजेसिव क्या बनेगा? योर। इसका एक और वर्जन होता है, मैं बता रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, नहीं कई बच्चों को लगेगा कि सर बता नहीं रहे, वो प्रोनाउन में आएगा। अभी सिर्फ पॉजेसिव की बात कर रहे हैं। तो आई का पॉजेसिव माई, बी का पॉजेसिव आर, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स और दे का देयर। IBPS PO में एक क्वेश्चन आया मीन्स में 2019 जो मैंने दिया था मीन्स, उसका बता रहा हूं मैं आपको। इसी पर बेस्ड, सिर्फ इस बाइट पर बेस्ड क्वेश्चन था वो। इसको दो तरीके से लिखता है वो, एक तो ऐसे लिखता है इट्स, एक ऐसे लिखता है इट्स। अब क्या होता है, हमको कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ने क्या सिखाया, अपोस्ट्रोफी और एस, यही होगा पोजेशन वाला, अधिकार वाला। लेकिन ये वाला जो इट्स है इसका मतलब होता है इट इज या इट वाज, जबकि ये वाला जो इट्स है आपका, ये क्या बताता है? पोजेशन बताता है, अधिकार। तो जैसे मैं लिखूं, ये लिखा है जैसे इट्स माई कार और इट्स कलर। तो देखो मैं यहां पर कौन सा वाला लिख रहा हूं? कॉमा वाला। और ये जो कॉमा है ये यहाँ पर अपोस्ट्रोफी नहीं कहलाता है, ये यहाँ पर रेज्ड कॉमा कहलाता है। क्या कहलाता है? रेज्ड कॉमा। क्या कहलाता है हमारा? रेज्ड कॉमा। तो ये क्या कहलाएगा? इट, फिर ऊपर रेज्ड कॉमा, फिर एस, तो इट्स माई कार। इसका मतलब क्या होगा? इट इज माई कार, यह है मेरी कार। जबकि इट्स कलर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका कलर। तो वो जो का की के है ना,
जिनसे आप अधिकार बताते हो, का, इसका, ते, उसका, है ना, तो का, की, के, तो ये कौन से हैं, ये अधिकार बताने वाले हैं। तो यहाँ पर अधिकार कौन बताएगा, इट्स, बिना कॉमा वाला, ये हमने याद रखना है। मेंस में क्वेश्चन आया था 2019 में, IBPS PO में, सोच रहे हो आप, मतलब इतने डिफिकल्ट पेपर में ऐसा क्वेश्चन लिखा है। बस वही है कि लिखा इतना लेंथी है कि तुमको समझ में ही नहीं आ रहा है। अगला, possessive of compound nouns is made by using apostrophe without s only with the last word। सुनना, कोई कंपाउंड नाउन है जैसे मदर इन लॉ, ऐसे नाउन, ऐसे शब्द जिसमें एक से ज्यादा शब्द होते हैं, उनको हम कंपाउंड नाउन में काउंट करते हैं। जैसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, मेजर जनरल, और भी ऐसे हो सकते हैं ढेर सारे। तो जैसे मैं कह रहा हूँ मदर इन लॉ का घर, तो का घर बोलना है, पोजेशन बताना है। तो पोजेशन बताने के लिए हम अपोस्ट्रोफे और एस का यूज करेंगे। कहाँ पर यूज करेंगे, लास्ट वर्ड में। और पेपर में कैसे लगा के दे देगा, वो लगा के देगा पेपर में हमको मदर्स इन लॉ, और हमको सही लगेगा। हमको लगेगा सर ये मेन वर्ड में ही तो अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, नहीं, जो मदर इन लॉ है इसमें कहाँ पर लगेगा, लास्ट वर्ड में। ऐसे ही फादर इन लॉ में कहाँ लगेगा, लास्ट वर्ड में। ऐसे ही कमांडर इन चीफ में कहाँ लगेगा, लास्ट वर्ड में। ऐसे ही मेजर जनरल में कहाँ लगेगा, लास्ट वर्ड में। तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई जो कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन वो होते हैं जिनमें एक से ज्यादा शब्द होते हैं और उनका एक अलग से मतलब होता है, उनका एक अलग मीनिंग होता है, जो वो दिखते हैं उनसे थोड़ा अलग होते हैं वो, है ना। चलो अगला पॉइंट, इफ अ नाउन एंड्स इन एस और ईएस, या फिर आईएस भी हो सकता है, बेसिकली एस पर खत्म होता हो, तो कोई नाउन जो एस पर खत्म होता है, so its possessive should be made by using only apostrophe। तो कोई नाउन जो एस पर खत्म होगा, हम उसका पजेसिव सिर्फ अपोस्ट्रोफे लगाकर बनाएंगे और कुछ नहीं। तो जैसे यहाँ देखो पारस नाम लिखा है, शुरुआत में भी आज क्लास में देखा भी था हमने, पारस, पारस किस पर खत्म हो रहा है, एस पर, तो इसका पजेसिव कैसे बनेगा, सिर्फ कॉमा लगाकर। तो जैसे पारस का घर, कालिदास का लिटरेचर, साहित्य, बॉयज का हॉस्टल। अब हमको क्या लगता है पेपर में, ऐसा अगर मैं लिख दूं तो ये क्यों गलत है, इसका रीजन समझो कि जो बॉय है लड़के का हॉस्टल नहीं है, लड़कों का हॉस्टल होता है। तो पहले तो लड़कों लिखना पड़ेगा आपको, बॉयज लिखना पड़ेगा। तो ये किस पर खत्म हो रहा है अब, एस पर, और एस का क्या बनेगा, सॉरी इसका पॉजिटिव कैसे बनेगा, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाकर। तो ये गलत हो जाएगा आपका, सही कौन सा है, ये वाला। जैसे एक और लिख देता हूँ, यहाँ लिखा भी है, जैसे टीचर है ना, अब जो टीचर है तो अकेले टीचर का तो एसोसिएशन होगा नहीं भाई, टीचर्स का एसोसिएशन होगा ना। तो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, पहली बात तो टीचर्स करोगे इसको, और चूंकि एस पर खत्म हो रहा है तो सिर्फ कॉमा लगाओगे। गर्ल्स कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन, तो कोई भी नाउन जो एस पर खत्म होगा उसका पजेसिव सिर्फ कॉमा लगा के बनेगा। ये लास्ट पॉइंट है हमारा, इसका फटाक से समझेंगे। यहाँ पर पजेसिव खत्म हो जाएगा, छोटी सी बाइट है, और यहाँ चैप्टर हम इसको क्लोज करेंगे। somebody else, someone else, nobody else, anybody else, who else, इनका कैसे पजेसिव बनता है वो समझना है हमको। फिर इकाई के बारे में छोटे से पॉइंट है वो समझेंगे। तो जैसे somebody else है, तो somebody else का पजेसिव कैसे बनेगा, else में अपोस्ट्रोफी एस लगाकर। पेपर में कैसा लगा के देगा हमको, somebody लिखेगा, फिर अपोस्ट्रोफी एस लगाएगा और फिर एल्स लिख देगा। तो ये क्या है, गलत है। अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगेगा, एल्स में। ऐसे ही समवन एल्सिस, नोबडी एल्सिस, एनीबडी एल्सिस। और जो हु एल्स है इसका पजेसिव क्या बनेगा, हुज एल्स। क्यों, क्योंकि जो हु है, हु का पजेसिव क्या होता है, हुज होता है। तो जब हु का पजेसिव एक बार हुज बन गया तो ना तो आप इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ठीक है, ना ही आप इसको ऐसा लिखेंगे हुज एल्स। ये हुज एल्स कुछ नहीं होता है, ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है पजेसिव, ठीक है। चलो तो लास्ट पे पहुंच रहे हैं, हमारा चैप्टर एंड होने वाला है बस। एक शुरुआत में मैंने 3 क्लासिफिकेशन कराए थे आपको, कि हमने नाउन को 3 भागों में बांटा था। एक तो बांटा था हमने विजिबल जो दिखाई देते हैं, इनविजिबल और यूनिट।
तो यूनिट के बारे में फटाफट चर्चा कर लेते हैं हम, है ना। इसको रैप अप करूंगा मैं, 10 मिनट लूंगा बस आपके और। तो यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। तो यूनिट जो इकाई हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है निश्चित डेफिनेट, एक होती है अनिश्चित इनडेफिनेट। निश्चित कौन सी इकाइयां होती हैं? ऐसी इकाइयां जिनके पहले संख्या लिखी होती है। जैसे इकाई है डजन, गिनने की इकाई है, इसके पहले 5 लिखा हुआ है, ये कौन सी कहलाएगी? डेफिनेट। जबकि कोई इकाई जिसके पहले नंबर नहीं लिखा है वो क्या कहलाएगी? हमारी इनडेफिनेट। जैसे कि सिर्फ 100 लिखा है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं। ठीक है, चलिए तो इसके छोटी सी बाइट है, अगली क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे हम, और बहुत जल्दी मिलते हैं हम, इसको कंप्लीट करेंगे और अगला चैप्टर प्रोनाउन के बारे में समझेंगे। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और कंटिन्यू रखेंगे और मेरे साथ बने रहेंगे। थैंक यू सो मच, गुड डे, जय हिंद।